देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है और हमारा जो पेपर पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम आएगा, न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड्स डॉक्यूमेंट है सिलेबस का, लेटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। सो अप्रोच टू एग्जामिनिंग द सिलेबस, 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको एग्जाम में दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। और पहले ये रिस्ट्रिक्शन होती थी कि आप 15 मिनट जो है ना वो आप पहले लिख नहीं सकते। अब आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन इज अ 3 hours 15 minutes पेपर। ACC has removed the restriction related to 15 minutes reading and planning time, so that while the time considered necessary to complete this exam remains at 3 hours, candidate may use the additional 15 minutes as they choose. लेकिन बेहतर ये कि वो 15 मिनट में पेपर को रीड कर लिया जाए, प्लान कर लिया जाए कि मुझे पहला सवाल कौन सा अटेम्प्ट करना है, किस सवाल में कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि टाइम जाया ना हो। सवालात कैसे आएंगे? तो सवालात जो होंगे वो कंप्यूटेशनल भी होंगे और डिस्कर्सिव यानी कि थ्योरेटिकल भी होंगे, कोई चॉइस नहीं है, सारे सवाल कंपलसरी होंगे। और 25-25 मार्क्स के सवाल आएंगे 4। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और पासिंग स्कोर आपको लेना है 50 मार्क्स, यानी कि हर सवाल में से ऑन एवरेज अगर 12.5 मार्क्स ले लिए जाएं तो पेपर पास हो सकता है। पहला सवाल हमेशा कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होगा। अब कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या टॉपिक आएगा? वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। वो टॉपिक इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है, बैलेंस शीट भी हो सकती है, मिक्स ऑफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सोलिडेशन हमारे सिलेबस का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूं हमेशा कि आपको कॉन्सोलिडेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। अगर 25 नंबर का कॉन्सोलिडेशन है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 18 से 20 के दरमियान का आप टारगेट बना के जाएं कि आप इतने सवाल उठा लें। और अगर आपने वाकई कॉन्सोलिडेशन में अच्छा स्कोर कर लिया तो यूं समझ लें आपका पेपर गारंटी के साथ पास हो जाएगा। और कॉन्सोलिडेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कॉन्सोलिडेशन करेंगे, लंबा टॉपिक है लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो एग्जाम का कॉन्सोलिडेशन हमें तंग नहीं करेगा। पहला सवाल कॉन्सोलिडेशन पर आएगा। दूसरा सवाल जो आएगा वो सिनेरियो रिलेटेड क्वेश्चन होता है और उसके अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछे जाते हैं डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड। और मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर रही होती है उसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है, क्या मैनेजमेंट सही ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर रही है। और इसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स के भी पार्ट क्वेश्चंस यानी कि सवालात होते हैं जो पूछा जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस एथिक्स के ऊपर होगा। पार्ट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट पार्ट्स क्वेश्चन होंगे। तीसरा सवाल जो होगा वो स्पेसिफिकली IFRS के ऊपर होगा, स्टैंडर्ड्स के ऊपर होगा। मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे, थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। और चौथा सवाल भी इसी पैटर्न पे IFRS के ऊपर होगा, जिसमें से कुछ क्वेरीज वगैरह दी जाएंगी कि उनको हमें सेटल करना है। तो ये 4 सवाल, इसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट कर लें तो पहला सवाल कंसोलिडेशन का होगा, उसके अंदर भी स्टैंडर्ड्स होंगे और बाकी जो 3 सवाल हैं वो प्योरली स्टैंडर्ड बेस्ड सवाल होंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत डिटेल स्टैंडर्ड्स हैं, मुश्किल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। बाज़ दफा क्या होता है कि स्टूडेंट छोटे स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करता है कि यार ये तो आते ही नहीं है, पास में आए नहीं है, लेकिन वो कभी कभार आ जाते हैं। तो हमें हर स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करके जाना है, किसी भी स्टैंडर्ड को हमें हल्का नहीं लेना। लास्ट टाइम स्टूडेंट ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड है कंसोलिडेशन में ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, ज्वाइंट अरेंजमेंट, उसको उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया होगा, उसके ऊपर एग्जामिनर ने एक फुल फ्लैश सवाल बना दिया जिसकी वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो आपको एक्सेल का इस्तेमाल करना, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी कि आपकी टाइपिंग और आपकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक्सेल की बेसिक टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल पासिंग मार्क्स जो है डिप्लोमा के कितने हैं? 50%। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है, बहुत इजी एग्जाम भी नहीं है, दोनों बातें शामिल है इसके अंदर।
अब थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात की जाए तो सिलेबस के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का फ्रेमवर्क, जिसको हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते हैं। दूसरा एलिमेंट है फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, जिसके ऊपर सवाल लाजमी बनता है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, यूं समझ लें पूरा जितने भी सिलेबस हैं कुछ छोड़कर, कुछ स्टैंडर्ड्स छोड़कर सारे ही स्टैंडर्ड यहाँ पर पेपर में शामिल होते हैं नॉर्मली। जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन, IFRS 15, सेल्स वगैरह रेवेन्यू से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, बड़ा स्टैंडर्ड है, टफ स्टैंडर्ड है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट IAS 16, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36, लीजेस इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टैंडर्ड IFRS 16, इंटेंजिबल एसेट एंड गुडविल IAS 38, इन्वेंट्री छोटा स्टैंडर्ड है, पार्ट क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, बहुत हाईली एग्जामिनेबल है। प्रोविजंस IAS 37 बड़ा स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय बेनिफिट बड़ा स्टैंडर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। फॉरेन करेंसी के इफेक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर छोटा स्टैंडर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पार्ट क्वेश्चन आ सकता है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बड़ा स्टैंडर्ड है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिलेबस में आपको ना एक एक चीज के बारे में क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक बड़ा है, कौन सा टॉपिक छोटा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा एग्जामिनेबल है, कौन सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, ताकि उसको इसी हिसाब से प्रैक्टिस किया जाए। अब जैसे IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है, ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो अब इसकी प्रैक्टिस 3 4 बड़े 5 पास पेपर के सवाल जब करेंगे ना, तो हम एग्जाम में कॉन्फिडेंस होके जाएंगे कि यार ये पेपर में आएगा तो मैं कर लूंगा। अब छोटा स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री, बहुत मुख्तसर सा स्टैंडर्ड है, इसके एक दो सवाल भी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम आ जाएगा। एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर, ये स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजुअली आता नहीं है। और फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये भी कोई खास डिफिकल्ट स्टैंडर्ड नहीं है, छोटा सा स्टैंडर्ड है। ये नॉर्मली ये स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, जैसे अर्निंग पर शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एक पेज का स्टैंडर्ड है। IAS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉलिसी, ये भी छोटा सा स्टैंडर्ड है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये भी छोटा सा स्टैंडर्ड है। ऑपरेटिंग सेगमेंट, छोटा सा स्टैंडर्ड है। SME के ऊपर स्टैंडर्ड है, बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती है कंसोलिडेशन। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ACC के बड़े पेपर्स में पढ़ाई जाती है ना, वो सारी कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कई ऐसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं। इसका मतलब है कंसोलिडेशन और हल्की है यहाँ पर ना, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो कंसोलिडेशन में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। उसके अंदर हमारे पास सब्सिडरीज होंगी, एसोसिएट्स होंगे, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स होंगे, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज की बात की जाएगी। जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सब सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट एग्जामिनेबल नहीं है, ठीक है। फॉरेन सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट भी एग्जामिनेबल नहीं है। स्टेप एक्विजिशन भी एग्जामिनेबल नहीं है। पार्शियल डिस्पोजल भी एग्जामिनेबल नहीं है। ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग भी एग्जामिनेबल, सो मेजॉरिटी चीजें खत्म कर दी गई हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक्स और फाइनेंस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ये भी एग्जामिनेबल नहीं है। और प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सिंगल कंपनी एंड कंसोलिडेटेड, ये भी एक्सक्लूड हो गया है, यानी कि कैश फ्लो अब एग्जामिनेबल नहीं। तो कंसोलिडेशन काफी हल्की हो गई है और चांसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं मार्क्स लेने के। इसी तरीके से इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक IAS 34 वो हट गया है। इसी तरह से इंश्योरेंस का वो हट गया है। मल्टी एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम IAS 19 में वो हट गई है, वो हटा दी गई है। एक्सपोजर ड्राफ्ट और डिस्कशन पेपर हमारे सिलेबस में नहीं है। चेंजिंग इन प्राइसेस से रिलेटेड जो IAS हैं हाइपर इन्फ्लेशन वाले, वो हट गए। तो अब की सिलेबस ऑफ द एरिया हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ग्रुप्स के, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले स्टैंडर्ड समझना, फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग करना, एथिक्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग लेना, ये हमारा ओवरऑल सिलेबस था। अब इसके बाद ये हमारा डिटेल सिलेबस है जिसको हम पढ़ते वक्त फॉलो करेंगे।
कि हर स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। जो भी बुक हम फॉलो करेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी और जो भी रिवीजन किट हम फॉलो करेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पास्ट पेपर्स जो हैं हमारे पास वो सारे के सारे एसीसी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। उन पास्ट पेपर्स को हम जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे साइड बाय साइड करते जाएंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे कि पहले सिलेबस खत्म करेंगे फिर पास पेपर करेंगे। अच्छा, जिस प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म आपका एग्जाम में आता है उसका एक पास पेपर मैंने ओपन किया हुआ है, तो आपके सामने नजर पड़ रही होगी। इसके ऊपर यहाँ पर एक स्क्रैच पैड दिया हुआ है, आप पर यहाँ पर आप अपनी रफ वर्किंग शो कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं स्क्रैच पैड के ऊपर। इसी तरह कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, हाईलाइट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। अब अगर हम ये नेविगेटर पे जाते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारे पास 4 सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, हम किसी भी सवाल पे कभी भी जंप कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 खोला। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 एग्जिबिट दिए हैं, हर एग्जिबिट में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। पहला एग्जिबिट अगर आप खोलें तो आपके पास इस एग्जिबिट में उन्होंने आपको एक बैलेंस शीट दे दी, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको 2 कंपनीज की बैलेंस शीट दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो ये एग्जिबिट ओपन करके हम डेटा एक साथ हम कई एग्जिबिट साइड बाय साइड ओपन कर सकते हैं। इस डेटा को यूज करेंगे हम, यानी कि सवाल आपके पास एक विंडो में नहीं आ रहा, और ये आपको इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए कि कैसे आपको विंडोज पे जंप करना होता है। मैनुअल एग्जाम देते हैं तो एक ही पेपर में सवाल होता है, आसान होती हैं चीजें। यहाँ पर क्या होगा, आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे जंप करेंगे, फिर आप दोबारा इसके ऊपर आ गए इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर आप इधर आ गए रेस्टोरेशन कॉस्ट के ऊपर। ये आपकी रिक्वायरमेंट की विंडो खुलेगी। रिक्वायरमेंट जैसे पहला सवाल जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये पूरा बैलेंस शीट का सवाल है। You should show all working to the nearest thousand and no explanation of consolidation adjustment are required, 25 marks का full fledged सवाल। और जो कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि आपके पेपर में अच्छा स्कोर आए। स्प्रेडशीट दी जाती है उन टॉपिक से जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, जैसे बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट हमें यहाँ बनानी है, हम इस कस्टमाइज स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करके यहाँ पे बैलेंस शीट और उसकी साइड बाय साइड वर्किंग वगैरह करके शो कर देंगे। तो ये पहला सवाल हमारा इसी पैटर्न पर आएगा हमेशा। अब बाकी जो स्टैंडर्ड के सवाल हैं, दूसरा सवाल, तो ये आपको एक ईमेल प्रोवाइड की गई, इस ईमेल में कोई मसला दिया हुआ होगा, फिर 2 अटैचमेंट्स हैं, और 25 नंबर की रिक्वायरमेंट पे अगर हम जंप करते हैं तो इस तरह हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जिबिट 2 और 3 को डील करना है, और 17 मार्क्स का सवाल है। एग्जिबिट के अंदर मार्क्स एलोकेशन लिखी हुई है, कितने मार्क्स के कितने पार्ट होंगे, और आखिर में एक 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर का, और आखिर में 5 नंबर का एक एथिक्स का सवाल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से ब्रेकअप करके हमारे पास सवाल आ रहे होंगे। अब कैलकुलेशन अगर सिंपल करनी है पूरी 100%, तो स्प्रेडशीट को इस्तेमाल कर लें। अगर वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करना है तो वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल कर लें। दोनों एक साथ इस्तेमाल करने हैं, दोनों एक साथ इस्तेमाल कर लें। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा, आप सीख जाएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ गए, सिमिलर स्टाइल क्वेश्चन, परचेज ऑफ एसेट, इंटरेस्ट फ्री लोन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 3 मसले दिए हुए, और 3 मसलों के इन्होंने यहाँ पर मसले बता दिए, एग्जिबिट बता दिए, और रिक्वायरमेंट में 25 मार्क्स की इन्होंने इसका ब्रेकअप दे दिया, 16 मार्क्स की रिक्वायरमेंट और 9 मार्क्स की। पहला पार्ट 16 मार्क्स का और दूसरा पार्ट 9 मार्क्स का। ये तीसरा सवाल हो गया। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट दोनों के लिए दी हुई है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, यानी ये कंसोलिडेशन से ही कुछ पूछ लिया। ईयर एंड एडजस्टमेंट, IAS 10, इन्वेंट्री, IAS 2 की एडजस्टमेंट आ गई। हालांकि बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन छोटी सी उसने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट, और इस इन्वेंट्री में उसने फॉरेन एक्सचेंज का IAS मिला दिया। रिक्वायरमेंट 25 मार्क्स की। प्रोवाइड आंसर टू द क्यूरी रेज्ड बाय वन ऑफ द डायरेक्टर इन एग्जिबिट 1, 2 एंड 3। 3 क्यूरीज, इसी पैटर्न पे सवाल आएगा। कोई 3 क्यूरीज पूछी हुई होंगी, उन 3 क्यूरीज का आपको हल देना है, और कैलकुलेशन करनी नहीं है, इसने उसने सिर्फ वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नोहा होगी, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर
अप्लाई करके बतानी होगी। जैसे हमारे पास एक बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ये 8 मार्क्स समझ ले, पीस ऑफ केक। अगर किसी ने वो स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, छोटी मोटी उसने प्रैक्टिस की भी होगी, तो वो आराम से इसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन कर सकता है कि पॉइंट नंबर 1 में क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा। इजीली यहाँ से मार्क्स ले सकता है। पेपर में मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो की है वो की ये है कि आपने अपना सारा सिलेबस रिवाइज किया। वो सिलेबस का कोई हिस्सा छोड़ दिया, कोई स्टैंडर्ड छोड़ दिया, तो वो डिजास्टर हो सकता है। फिर प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने ये एज्यूम किया कि यार ये तो आया ही नहीं है, ये तो लास्ट टाइम भी आया था, इस पे तो लास्ट टाइम 25 नंबर का सवाल बना था, तो वो चीज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकती है। डिप्लोमा इन आईएफआरएस से रिलेटेड जो इनकी अपनी साइट है, वहां पर कुछ रिसोर्सेज दिए हुए। अगर हम रिसोर्सेज की तरफ बढ़ें, तो ये रिसोर्स दिए हुए डिप्लोमा इन आईएफआरएस के, इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो ये यहाँ पर आपको ले जाता है। पासिंग स्कोर देखें, जून 2021 में 35% ओवरऑल रिजल्ट था, फिर ग्रेजुअली ये 39 पे गया, फिर जून में ये 45 पर आया, और जो पेपर मैं अभी आपको दिखा रहा था वो दिसंबर का पेपर था, 41%। और जून में अभी जो पेपर आया है, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया बहुत टफ पेपर था, बहुत स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन रिजल्ट आप चेक करें, थोड़ा सा इंप्रूव होके 43% पर आ गया। और अभी जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, मेरे नजदीक वो कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर भी नहीं है। तो पासिंग स्कोर आप समझ लेंगे 40 से लेकर ऑन एवरेज आप समझ लें 40-42% के ऊपर पेपर का पासिंग स्कोर रहना है। अच्छा, एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में ये बताया जाता है कि आपसे जो स्टैंडर्ड पूछने, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के अंदर है, ये बताया जाता है एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में। तो एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स भी हम लेटर ऑन आईएएस के साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्या चीजें पूछते हैं उसमें, कौन सा स्टैंडर्ड इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं है, डिटेल में। अच्छा, कुछ रीडिंग मटेरियल दिया हुआ होता है टेक्निकल आर्टिकल के नाम से। स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स दिए हुए होते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये देखें, कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, ये जिस स्टैंडर्ड के रेलेवेंट होंगे वो आपको बताया जाएगा कि जी ये आप यहाँ से पढ़ें लाजमी, जितने भी दिए हुए। इससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। जैसे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 2 पार्ट दिए हुए, ये लेटेस्ट आर्टिकल है। उससे पहले IFRS 2 के 3 पार्ट दिए हुए, 2 पार्ट। एथिक्स को कैसे हैंडल करना है, IFRS 13 को कैसे हैंडल करना है, ये आपको काफी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। इसी तरीके से आप पास्ट पेपर का एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो पास्ट पेपर का एक्सेस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम पास्ट एग्जाम में जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस भी मौजूद होंगे और आंसर्स भी मौजूद होंगे। ये देखें, जून 23 का पेपर अभी जो हुआ है, उसका पेपर भी अवेलेबल है, उसका आंसर भी अवेलेबल है। आंसर आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर आपको डायरेक्टली ऑन स्क्रीन मिलेगा इस तरह से। ये ओवरऑल मैंने आपको गाइड कर दिया कि रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास और चीजें आपके पास क्या हैं। अच्छा, बुक PPP की इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपलान की इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली किसी की भी बुक इस्तेमाल कर लें, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और अगर बुक से स्टैंडर्ड ना भी कवर करें, किसी और सोर्स से कवर कर लें, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम अपना मटेरियल कवर करें, ठीक है। मैं आपको जो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा, जो लेटेस्ट है, वो मैं आपको BPP की प्रोवाइड करूंगा। तो हम BPP, आपको मेरे साथ चलना है तो आप BPP को फॉलो करेंगे, और उस पे आपको बताया जाएगा जी ये एरिया आपको आपका कवर हो गया, अब आप ये एरिया कवर कर लें, ये पढ़ लें। उसी बुक के अंदर हमारे पास पास पेपर्स का पोस्टमार्टम किया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक। इसको तरफ अगर एक नजर डाल लें, तो आपको इससे एक बात पता चलेगी। ये देखें, ये दिसंबर 16 से लेकर जून 21 तक, यानी कि 4, 8, 10 अटेम्प्ट के पास पेपर का पोस्टमार्टम किया हुआ है। तो इससे बाद ये पता लगी कि कौन सा स्टैंडर्ड ऐसा है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एक नजर डालें, ये देखें, ये लीजिस का स्टैंडर्ड है, और ये है IFRS 16। तो IFRS 16 देखें, 2 अटेम्प्ट में मिसिंग है, बाकी IFRS 16 थ्रू आउट आपके पास IFRS 16 है।
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, ये हाईली एग्जामिनेबल स्टैंडर्ड है। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये देखें थ्रू आउट कोई अटेम्प्ट इसने मिस नहीं की, इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत जान मारनी है। इसी तरह शेयर बेस्ड पेमेंट देखें, लास्ट 3 अटेम्प्ट जून 21 तक की, यानी कि इसमें 22 और 23 के अटेम्प्ट शामिल नहीं है, वो हम इंक्लूड कर लेंगे कि वहां पर क्या क्या आया है, हम लेटर ऑन देख लेंगे। लेकिन इससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। ग्रुप क्योंकि आना ही आना है, तो ग्रुप के अंदर ये देखें बैलेंस शीट कितनी मर्तबा पूछी गई, इनकम स्टेटमेंट कितनी मर्तबा पूछा गया, कितनी मर्तबा ये दोनों कंबाइन पूछे गए, कितनी मर्तबा अलग अलग पूछे गए, एसोसिएट्स वाली अकाउंटिंग, ज्वाइंट अरेंजमेंट वाली अकाउंटिंग। अब यहां से ना एक चीज गलत भी एंटिसिपेट की जा सकती है कि एक चीज नहीं आ रही तो वो बाद में नहीं आएगी। देखें ज्वाइंट वेंचर यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद काफी अरसे बाद नहीं आया ना, तो ये लास्ट टाइम कब आया ज्वाइंट अरेंजमेंट? ज्वाइंट अरेंजमेंट लास्ट टाइम आया आपके पास 3 बॉक्स पहले अगर हम देखें, दिसंबर 19 में आया था। उसके बाद इसने अभी जून 23 के अंदर ज्वाइंट वेंचर दोबारा पूछा है। तो कोई टॉपिक अगर नहीं आया ना कुछ अरसे से, तो वो भी एक इंडिकेटर होता है। जैसे रेवेन्यू देखें, जून 21 तक रेवेन्यू सिर्फ 2 मरतबा आया। इंटेंजिबल का आईएस देखें बहुत कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो ये कोई अच्छी ट्रिक नहीं है कि हम ये देख के जाएं कि ये अब आएगा या नहीं आएगा, बल्कि अच्छी टेक्निक ये होती है कि हम ये एज्यूम करके जाएं कि कुछ भी आ सकता है और हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। यहाँ पर अब आप लोगों को सवाल पूछना है, तो पहले आप लोग अपना सवाल कंफ्यूजन वगैरह पूछ लें, फिर आगे बात करते हैं। यानी कि हमारा जो प्रिपरेशन का तरीका होगा, हम कुछ स्टैंडर्ड्स करेंगे, आईएएस आईएफआरएस पहले, जिसमें छोटे स्टैंडर्ड और बड़े स्टैंडर्ड मिलाकर ना, ये हमारा पहला एजेंडा होगा, कुछ आईएएस आईएफआरएस। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बीच में इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है? ताकि प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। और उसके बाद फिर जो हमारे रिमेनिंग आईएएस आईएफआरएस रह जाएंगे, वो आईएएस आईएफआरएस हम कंप्लीट करेंगे, ताकि मीन टाइम स्टूडेंट जो है ना, इसकी अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे। ये रेगुलर करना है, इसकी बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारा न्यूमेरिकल है। और बाकी जो आईएएस आईएफआरएस उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी थ्योरी भी बहुत अच्छी कवर करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करनी है और उसकी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी, एंट्रीज वगैरह और उसके अफेक्ट्स वगैरह, वो भी सारे अच्छी तरह से करने हैं। चलें हम एक स्टैंडर्ड से आज थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर ये आईएएस अप्लाई ना होता हो, शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो। इम्पॉसिबल सी बात है कि ऐसी कोई कंपनी मिले जहां पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई ना होता हो। ये बेसिकली स्टैंडर्ड अप्लाई होता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट के ऊपर, टेंजिबल नॉन करंट एसेट के ऊपर, सच एज फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग्स। अब हर कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग्स होती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, हर कंपनी के पास कोई ना कोई प्लांट एंड मशीनरी होती है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स, अगर मैं इसे मशीनरी में नहीं डालूं तो मोटर व्हीकल्स। तो कौन सी दुनिया में ऐसी कंपनी होगी जिसके पास लैंड बिल्डिंग ना हो, मशीनरी ना हो, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ना हो? एसी तो सबके पास लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है उसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा,
बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो भी होता है वो हर साल डेप्रिशिएट भी होता है। तो डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए, क्यों चार्ज करना चाहिए, डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे बात होगी कि सूटेबल मेथड डेप्रिसिएशन का क्या होना चाहिए, मेथड चूज कैसे करेंगे, क्या अगर हमने मेथड चूज कर लिया बाद में उसको चेंज किया जा सकता है, अगर चेंज किया जा सकता है तो कैसे चेंज करेंगे, उसका अफेक्ट क्या आएगा। इसी तरीके से अगर किसी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आया तो उसका, यानी कि कोई एसेट है फॉर एग्जांपल वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, वो कैसे करेंगे। किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन, वो रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं। ये सारी बातें हमें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में पढ़ाई जाएंगी। हमें इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और फिर साथ उसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, उसकी अकाउंटिंग को समझना है। तो आज हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके क्या मामलात होते हैं। ठीक है, सबको पता होता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो उस पर कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। डेप्रिसिएशन हम नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट पे चार्ज करते हैं एक्सेप्ट फॉर लैंड, लैंड पे चार्ज नहीं करते। बाकी बिल्डिंग्स होंगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन होता क्या है, देखें, हमने एक एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग थी हमारी $1 मिलियन की। अब ये बिल्डिंग हमने खरीद ली, जैसे ही हमने बिल्डिंग को एक्वायर किया हमने अपने पास एक एंट्री पास की, एसेट को डेबिट किया 1 मिलियन से, और बिल्डिंग की पेमेंट अगर हमने कर दी तो वो पेमेंट हमने क्रेडिट कर दी 1 मिलियन से, ही हमारी बिल्डिंग रिकॉर्ड हो गई, बिल्डिंग 1 मिलियन पे रिकॉर्ड हो गई। अब हमें ये देखना है कि बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है। तो सपोज हमें पता लगा कि बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, तो यूजफुल लाइफ का मतलब है इसकी जो 1 मिलियन की वर्थ है वो 10 साल में जीरो हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू इसकी फाइंड आउट की, समटाइम्स स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी, समटाइम स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप वैल्यू है 50,000, हमने एज्यूम किया कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 है। जब 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो हम इसे 50,000 में बेच देंगे स्क्रैप वैल्यू के अंदर। तो ये जो चीजें हैं जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है, या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है। ये सब क्या होती हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, क्योंकि अकाउंटिंग में डायरेक्टर्स को एस्टीमेट्स बनाने जरूरी हैं, बगैर एस्टीमेट के गुजारा नहीं है। तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। और एस्टिमेट जो होगा, ये बात याद रख लें कि ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है, इसको आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर। और जब इसे चेंज करते हैं तो हमारे माइंड में सवाल आएगा हाउ टू चेंज। तो हमारे लिए एक नया स्टैंडर्ड है IAS 8 जो कि हमें गाइड करेगा कि यूजफुल लाइफ को चेंज कैसे करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि IAS 16 में IAS 8 हमारे साथ मिक्स हो जाएगा, इसके साथ मिलाकर पूरा ट्रीटमेंट बनेगा। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में एक झगड़ा होता है, भाई कैसे डिसाइड करें मेथड चलेगा। तो मेथड जो नॉर्मली स्टूडेंट के माइंड में होते हैं वो होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड नॉर्मली, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस, ये दो माइंड में होते हैं स्टूडेंट के नॉर्मली। तीसरा मेथड हम इसमें ऐड कर सकते हैं मशीन आवर मेथड, या फिजिकल प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं इसको, ये ज्यादातर कॉस्टिंग में चलता है। तो मेथड कुछ भी हो सकता है, मेथड इज एनीथिंग।
मेथड चूज करना भी एस्टिमेशन है। अब एस्टिमेट करें कि हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए या रिड्यूसिंग बैलेंस पे होना चाहिए, कि हर साल, मेथड का मतलब क्या होता है, हर साल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाए। डेप्रिसिएशन जितना भी निकालेंगे, सपोज हमने कहा भाई हम डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल रहे हैं, कैसे, 1 मिलियन की इसकी बिल्डिंग है, वैल्यू है, 50,000 हमें स्क्रैप में मिल जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। हमने कहा हम स्ट्रेट लाइन अडॉप्ट कर रहे हैं सपोज, तो स्ट्रेट लाइन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो ये हो गए 9,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 95,000 आंसर आ रहा है इसका। ये आ गया आपका पर एनम डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन में अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला ही हो, परसेंटेज भी गिवन हो सकती है। तो फॉर्मूला अगर लगाना होगा तो परसेंटेज ना दी हुई हो तो फॉर्मूला लगाने के लिए कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब हम 95,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम हर साल डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हमने एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया 1 मिलियन का, तो क्यों हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसका आंसर है किसी के पास? एनीवन? कोई वजह तो होनी चाहिए ना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की। तो इसके पीछे जो आंसर है ना, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल। वो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है, देखें, जब आपने एसेट खरीदा तो अब आप उस एसेट को इस्तेमाल करेंगे। जब इस्तेमाल करेंगे तो उस एसेट से हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो बेनिफिट्स हमारे जा रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एसेट से हम बेनिफिट्स तो उठा रहे हैं, तो वो बेनिफिट हमारे पास जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिस ईयर में हम उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, तो जब बेनिफिट उठाएंगे तो वो एसेट हमारा डेप्रिशिएट होगा, उसमें वेयर एंड टियर आएगा। तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट विच इज डेप्रिसिएशन, एक हिस्सा उसकी कॉस्ट का डेप्रिसिएशन की फॉर्म में हमें कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये होती है मैचिंग दो चीजों की, बेनिफिट और कॉस्ट की मैचिंग। क्योंकि जब हम एसेट को कमी नहीं करेंगे तो हमारा एसेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कैसे होगा? तो जैसे जैसे हम एसेट को इस्तेमाल करते जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें हर साल उसकी वैल्यू को क्या करना है, आहिस्ता 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 रिड्यूस करना है। अच्छा, अब हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन होगा ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने मेथड कैसे चूज किया। कभी कभार डेप्रिसिएशन हम कांस्टेंट लेते हैं, कभी ज्यादा लेते हैं, कभी कम लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे की। तो हम डेप्रिसिएशन इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि बेनिफिट जिस ईयर में रिकॉर्ड होंगे उसका कॉस्ट उसी ईयर के अंदर हमें मैच करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करना है तो रिड्यूसिंग बैलेंस हम ऐसे एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी जल्दी इस्तेमाल होते हैं, जो जल्दी जल्दी बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो पहला साल होता है ईयर 1, वहां पर हम क्या करते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा, वो लगाकर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिलियन की कॉस्ट है और 20% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो हम पहले साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन बुक कर लेंगे। 2 लाख का डेप्रिसिएशन हमने बुक कर लिया। लेकिन फिर हर नेक्स्ट ईयर में हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो उसकी कॉस्ट पे नहीं लगेगा, बल्कि उसकी बुक वैल्यू पे लगेगा। हर साल की बुक वैल्यू डिफरेंट होगी, रेट कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखें बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 मिलियन उसकी कॉस्ट थी,
2 लाख वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका था, बुक वैल्यू बन गई 8 लाख की। 8 लाख का 20% निकाला, 1,60,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब चेक करें, स्ट्रेट लाइन में हर साल जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल डेप्रिसिएशन गिरेगा, पहले साल में ज्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना हो और 5वें साल का डेप्रिसिएशन निकालना हो, 6ठे साल का डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो अब प्रॉब्लम ये आएगी, मुझे हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले बुक वैल्यू चाहिए, फिर मुझे बुक वैल्यू पे रेट अप्लाई करना है। तो उसका एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट से हम डायरेक्ट किसी भी ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। शॉर्टकट में अप्लाई करता हूँ। सपोज कॉस्ट थी 1 मिलियन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 20%, सपोज। तो अब मुझे कहते हैं कि जी आप 5th ईयर का डेप्रिसिएशन बता दें, 5th ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के दें। तो एक तो तरीका ये है कि मैं पहले साल का निकालूं, फिर बुक वैल्यू आएगी, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल। शॉर्टकट ये है कि हम अपनी कॉस्ट लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस डेप्रिसिएशन रेट से, तो वो बन जाएगा 80%, 0.8 से। 0.8 कैसे बना? 100 माइनस डेप्रिसिएशन रेट 80%, विच इज 0.8। 0.8 से मल्टीप्लाई किया, 1 साल के बाद की बुक वैल्यू आ गई। दोबारा 0.8 से मल्टीप्लाई किया, 2 साल के बाद की बुक वैल्यू आ गई। दोबारा 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू आ गई। और अगर दोबारा 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गई 4th ईयर के एंड पर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एंड ऑफ ईयर 4, यहां पहुंच गए। अब मुझे 5th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 5th ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 4th ईयर की जो बुक वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 5th ईयर का डेप्रिसिएशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर हमें ये कहा जाता है कि जी 5th ईयर की बुक वैल्यू निकालें, तो 0.8 से एक मरतबा दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके जरिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस में अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लें। सपोज कॉस्ट है 5 लाख की, डेप्रिसिएशन का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस 20%। कैलकुलेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3, ये निकालें। तो हमने क्या करना है, कॉस्ट लेनी है 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 एक, 0.8 दो, 0.8 तीसरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर 3 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 2,56,000 की हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। अब हमें 4th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो इस बुक वैल्यू पर हम 20% अप्लाई करके आराम से रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरीके से, इस पर कोई सवाल है? सर एक ये सवाल था, जब डिप्रिसिएशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जी उसको राइट ऑफ अगर कंपनी नहीं कर रही है हाँ, और वो वैसे ही जीरो वैल्यू पर रह रहा है, तो क्या प्रोसीजर होता है सर उसका? देखिए वैसे राइट ही ऑफ, रखना पड़ेगा? नहीं वैसे ही नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक चीज यूजेबल है, ठीक है, वो जी बेनिफिट दे रही है और आप उसको डेप्रिशिएट कर चुके हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसकी लाइफ को सही रीएस्टिमेट नहीं किया। आपको उसको जी रीएस्टिमेट करना चाहिए था और अपने डेप्रिसिएशन को आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंगली चलाना चाहिए था। जी ऐसा हो नहीं सकता कि एक एसेट आपका बेनिफिट दे रहा हो और बैलेंस शीट में वो जीरो हो चुका, ऐसा नहीं हो सकता। जी ठीक है, बाकी रूल हम ठीक स्टैंडर्ड है में सर। पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि बिल्कुल। स्टैंडर्ड की थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है। ठीक है।
ठीक है। अच्छा जी, अगर प्रोडक्शन मेथड फॉलो करना हो, प्रोडक्शन मेथड या मशीन आवर मेथड फॉलो करना हो, तो बात दफा ऐसा होता है कि हमें ये पता होता है कि हम एक मशीन खरीद के लाए सपोज, और हमें ये पता होता है कि ये मशीन की जो लाइफ है ना वो होगी 10,000 आवर्स, ऑपरेटिंग आवर्स। वेंडर ने बता दिया ये मशीन 10,000 आवर्स तक चलेगी। जैसे जहाज होता है तो जहाज के फ्लाइंग आवर्स होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ईयर 1 में कितने आवर्स हमने कंज्यूम किए। सपोज कर लें ईयर 1 में हमने 1,000 आवर्स कंज्यूम किए। हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे ईयर 1 का? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आवर्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो हर साल हमने जितने आवर्स कंज्यूम किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता चला जाएगा। ये तो कोई मुश्किल मेथड नहीं है। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, देखिए अकाउंटिंग में ना खूबसूरती अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स। कभी भी अकाउंटिंग पढ़ें चाहे स्टैंडर्ड ही क्यों ना पढ़ें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जर्नल एंट्रीज और टी अकाउंट्स को इस्तेमाल करें। जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करें, टी अकाउंट्स बनाने की कोशिश करें। उसमें आपको अकाउंटिंग सीखने में और ज्यादा मजा भी आएगा और बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री हम ये पास करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट हम किसको कर देते हैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। हालांकि क्रेडिट एसेट को करना चाहिए, एसेट कम हो रहा है, लेकिन हम एसेट को क्रेडिट नहीं करते बल्कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि हम बैलेंस शीट में जब इसकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो हम कहेंगे एसेट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को इस तरह से शो करके अल्टीमेटली ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू आ रही होती है। सो दिखाने का मकसद तो वही है, लेकिन हम इसे इनडायरेक्टली दिखाते हैं। इसलिए इस अलाउंस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रा एसेट का। हम कॉन्ट्रा एसेट के जरिए एसेट को रिड्यूस करते हैं, डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते। कोई अगर एसेट डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है? डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री बनती है इसकी नॉर्मली। डेप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, फिर जैसे जैसे हम एसेट को इस्तेमाल करते जाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है। अब बाज दफा ऐसा होता है कि हम ये प्लान करते हैं कि हम एसेट को सेल कर दें, डिस्पोजल ऑफ एसेट, किसी एसेट को हम बेच दें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी हम किसी एसेट को सेल करेंगे तो या तो उसके बेचने पर हमें गेन आएगा या लॉस आएगा। ये जो भी गेन और लॉस आएगा ये हमेशा इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा हमेशा। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसकी एंट्रीज कैसे पास होंगी? तो कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो सपोज कर लें कि एक एसेट था जो कि हमने $1,00,000 में खरीदा था। ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी कुछ साल पहले। अब हमने उसे सेल कर दिया। तो जब सेल किया तो जितना डेप्रिशिएट वो हो चुका था उसका हमने टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सपोज उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का होता है, एक्यूमुलेटेड टोटल होता है। तो हमने उसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट की, 80,000 उसकी बुक वैल्यू थी। उसमें से हमने उस एसेट को बेचने की जो भी सेल्स प्रोसीड थी वो माइनस कर दी। सपोज हमने 75,000 का बेच दिया।
5,000 का जो हमारा आंसर आया, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल। नेगेटिव आंसर आ जाता तो गेन ऑन डिस्पोजल। ये लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल ये कहां रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब जो एसेट हमने बेच दिया वो एसेट हमारी बुक से रिमूव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? अपने एसेट को अकाउंट से रिमूव कर देंगे। जो एसेट हमने बेच दिया इसको रिमूव करेंगे। फिर जो एसेट रिमूव हो जाएगा बुक से तो उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी रिमूव करना पड़ेगा। उसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये दो काम करने जरूरी हैं जब भी डिस्पोजल होगा तो। और फिर तीसरी एडजस्टमेंट हम पास करेंगे टू रिकॉर्ड सेल्स प्रोसीड, कितने में बेचा वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। ये स्टेप्स याद रखें। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के ये 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स में 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगे। और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट। इस डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू हम गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने ना स्टैंडर्ड का कोई वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया ना, स्टैंडर्ड में लिखे हुए वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं किए। मैं सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में, ताकि जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IAS 16 और वहां पर जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो टर्मिनोलॉजीज भी हमारी क्लियर हो। डेप्रिसिएशन के हवाले से स्टैंडर्ड जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा वो गाइडेंस भी हमारी क्लियर हो। लेकिन अभी भी हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं, जैसे एस्टिमेशंस क्या होते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, यूजफुल लाइफ चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, द एंट्रीज क्या है डेप्रिसिएशन की, गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। हर स्टैंडर्ड पे इस तरह से जो भी स्टफ आपको दिया हुआ होगा उस स्टफ को आपको अच्छी तरह से पढ़ के याद करना है, ताकि जब हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करें और कोई भी हमसे पूछा जाए मसला, क्यूरी पूछी जाए, कोई सोल्यूशन मत पूछा जाए, कोई स्टैंडर्ड गलत बताया जाए, उसको हम ठीक करना हो हमें, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज होती है ना, डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज 3 एंट्रीज में बना रहा हूं। पहली एंट्री होती है हमारी टू रिमूव द एसेट। रिमूव कैसे करेंगे एसेट को? एसेट को रिमूव करना है तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट में उस एसेट को ट्रांसफर कर देंगे। डिस्पोजल का जो अकाउंट होगा वो डेबिट करेंगे और एसेट का अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट कर देंगे। ये किस चीज की एंट्री पास हो गई? ये रिमूवल की एंट्री पास हो गई। रिमूव हो गया जी, एसेट को हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव दी एसेट। उसके बाद जब उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया और डिस्पोजल के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो हमारे पास क्या हो गया? टू रिमूव द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 2 स्टेप्स हमारे हो गए। फिर तीसरे स्टेप में हम टू रिकॉर्ड सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड कितने का बेचा। बाज दफा हम बेचते नहीं है, एक्सचेंज कर लेते हैं, उसकी भी एडजस्टमेंट पे हम बात करेंगे। अभी एज्यूम करते हैं हमने उसको बेच दिया, पैसा रिसीव हुआ, बैंक को डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया। सेल्स क्रेडिट नहीं करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे डिस्पोजल की 3 एंट्रीज आ रही हैं। ये डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी, ये डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी, ये डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। और डिस्पोजल अकाउंट से
हमारे पास गेन और लॉस निकल आएगा। जो गेन और लॉस मैंने ये निकाला है ना, ये मैं डिस्पोजल अकाउंट से भी निकाल सकती हूँ। इसी डेटा को मैं डिस्पोजल अकाउंट में डाल देता हूँ। एसेट रिमूव करना है 100,000 से, डेप्रिसिएशन 20,000 से, और सेल रिकॉर्ड करनी है 75,000 से। ये देखें, एसेट 100,000, डेबिट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन 20,000 से एक्यूमुलेटेड, और सेल प्रोसीड 75,000 से। अब मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाता हूँ और इसमें ये तीनों एंट्रीज पोस्ट कर देता हूँ। पहली एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट के अगेंस्ट। दूसरी एंट्री अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। तीसरी एंट्री सेल्स प्रोसीड के अगेंस्ट। ये अकाउंट में आ गई तीनों एंट्रीज। अब अकाउंट को बैलेंस करें। जहां हमारे पास ज्यादा बैलेंस लिखा हुआ है वो साइड हमने पहले टोटल करनी होती है, वो साइड हमने दोनों तरफ सेम कर दी। अब डेबिट क्रेडिट साइड को चेक करें। डेबिट साइड पर 100,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा है 95,000। बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है बैलेंस कहाँ आएगा? बैलेंस आएगा यहाँ पर, और ये बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा लॉस। ये जो 5,000 का हमारा बैलेंस आ रहा है ये लॉस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ आ रहा है तो लॉस है। ऑपोजिट साइड पर आता, यहाँ आता तो क्या होता? गेन ऑन डिस्पोजल।